दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की इकलौती पुलिस है जिसके सिपाही को हटाने के लिए मुख्यमंत्री भी एड़ी चोटी का जोर लगा दे तो भी हटाया नहीं जा सकता। ये वो पुलिस है जिसका कमिश्नर भारत के गृह मंत्री से नीचे बात ही नहीं करता। ये वो पुलिस है जिसके भरोसे पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी चैन की नींद में सोने का भ्रम पालती है। ऐसी ही कई सारी बातें दिल्ली पुलिस के बारे में मीडिया में कही गई हैं। कई बार दिल्ली पुलिस के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं, जिन स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस गलत भी नजर आई है। पर देश में ऐसे भी कई केस हुए हैं जहां पुलिस ने शानदार इन्वेस्टिगेशन करके दिखाई है। उस इन्वेस्टिगेशन को देखकर कोई भी पुलिस की तारीफ करने में मजबूर हो जाएगा। आज की कहानी भी पुलिस की नायाब इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। साल 2011 में राजधानी दिल्ली में एक लड़के की लावारिस लाश मिली थी, जिसकी पहचान कर पाना किसी थ्रिलर हॉलीवुड मूवी से भी खतरनाक था। उसके आसपास पहचान के लिए कुछ भी नहीं मौजूद था, केवल उसके शरीर पर एक SRY नाम का टैटू था। किसी भी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे जरूरी होता है ये पता होना कि मरने वाला कौन है, तभी पुलिस मर्डर करने वाले का पता लगा सकती है। इस केस में पुलिस को यही नहीं पता था कि मरने वाला कौन है। आखिर पुलिस ने कैसे सॉल्व की थी SRY की मिस्ट्री? दिल्ली की गलियों में कौन मार के गया था उस नौजवान लड़के को? आज के एपिसोड में हम SRY मर्डर मिस्ट्री केस की फाइल को रीओपन करेंगे। 4 दिसंबर 2011 वेस्ट दिल्ली, सुबह 7:45 पर कंछावला पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी। पहली बार में किसी ने कॉल नहीं उठाया। करीब 15 मिनट बाद एक बार और फोन की घंटी बजी। इस बार पुलिस कांस्टेबल ने फोन उठाया और उधर से आवाज आई, न्यू रूरल पब्लिक स्कूल के पास वाले खेत में एक जवान लड़के की लाश पड़ी हुई है। दूर से देखकर ही लग रहा है कि किसी ने इसका मर्डर किया है। आप लोग जल्द से जल्द यहां आ जाइए। पुलिस की टीम अपनी गाड़ी से न्यू रूरल पब्लिक स्कूल के पास वाले ग्राउंड में पहुंची। वहां एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लाश के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से उसकी पहचान नहीं की जा सकती थी। इसी के साथ लाश के अगल बगल उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं था। पुलिस को समझ में आ चुका था कि जिसने भी मर्डर किया है वो ये चाहता था कि लाश का आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। पुलिस की टीम ने फोटोग्राफर्स को बुलाया और लाश और क्राइम सीन्स की फोटोग्राफी करवाई। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डेड बॉडी को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि ये बॉडी किसी 30-32 साल के लड़के की है। इसी के साथ पुलिस को उस बॉडी में SRY नाम का टैटू मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। उसमें कहा गया कि तेज धार हथियार से मर्डर हुआ था। बाद में किसी बड़े पत्थर से उसके सर को कुचल दिया गया था। पुलिस के सामने ये ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसमें उनके पास क्लू के नाम पर बस एक SRY नाम का टैटू था। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया कि कोई मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस को कुछ पता नहीं चला। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, पर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन के ही दौरान एक ऑफिसर ने कहा, मुझे फिर से मरने वाले ने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखना है, लेकर आओ। पुलिस ऑफिसर मरने वाले की शर्ट को देख रहा था। तभी उसे शर्ट की कॉलर में एक दर्जी की दुकान का टैग नजर आया। उस टैग में जीत टेलर लिखा हुआ था। पुलिस की टीम ने सोचा, इस जीत टेलर ने ही इस शर्ट को बनाया होगा। शायद उसे पता हो कि ये लड़का कौन है। पुलिस ने आसपास के इलाके में
जीत टेलर नाम के दुकान की तलाश शुरू कर दी। एक पूरा सर्च अभियान चलाया गया, पर पुलिस को किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिल रही थी। उस लाश को मिले पूरे 48 घंटे गुजरने वाले थे। पुलिस लगातार पहले ठोस सबूत की तलाश में जुटी हुई थी। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को नहीं पता था कि मरने वाला कौन है। इन 48 घंटों के अंदर पुलिस ने SRY और जीत टेलर का पेपर में इश्तिहार भी छपवा दिया था, पर कोई सामने निकल कर नहीं आया था। तब पुलिस ने सोचा कि अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाते हैं। पुलिस की 2-3 टीम बनाई गई। जिस इलाके में कत्ल हुआ था उसी के पास में हरियाणा बॉर्डर भी था। पुलिस की एक टीम जीत टेलर का पता लगाते हरियाणा बॉर्डर वाले इलाके में भी पहुंची। तारीख आई 7 दिसंबर 2011। लाश को मिले 3 दिन से ज्यादा हो चुका था। पुलिस की एक टीम हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंची। वहां उन्हें एक गली में दर्जी की छोटी सी दुकान नजर आई। उस दुकान में जीत टेलर लिखा हुआ था। पुलिस की टीम ने बिना देर किए उस दुकान के मालिक से मिली। उस दर्जी को कुछ भी याद नहीं था, पर उसने जीत टेलर के टैग को देखने के बाद कहा, यह टैग तो मेरी ही दुकान का है। इस शर्ट को पक्का मैंने ही सिला है, पर किसके लिए सिला था सच में मुझे कुछ ध्यान नहीं है। साहब, मेरी दुकान में बहुत दूर दूर से लोग नहीं आते हैं। आप पीछे वाले मोहल्ले में तलाश करिए, शायद पता चल जाए। 3 दिन बाद पहली बार दिल्ली पुलिस को थोड़ी कामयाबी मिली थी। पुलिस ने दर्जी से कहा, अपना रजिस्टर निकाल कर दो, देखो उसमें कोई SRY नाम का एंट्री है क्या। दर्जी ने एक कॉपी निकाली, उसमें बहुत सारी एंट्री थी। पुलिस ने चेक करना शुरू किया। एक एक पन्ने पलटने शुरू किए। काफी टाइम बीत गया, पर कोई एंट्री SRY नाम की नहीं मिली। पुलिस एक बार और निराश हो चुकी थी। इसी दौरान कांस्टेबल की नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। उस नाम में सियाराम लिखा हुआ था। कांस्टेबल ने अपनी टीम से कहा, मुझे लगता है SRY का कोई ना कोई कनेक्शन सियाराम से है। उस कांस्टेबल की बात मानकर पूरी टीम सियाराम और SRY की तलाश में आसपास के मोहल्ले में घूमने लगी। सियाराम की तलाश करते बहुत समय बीत चुका था, पर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अब वक्त एक कोइंसिडेंस का आने वाला था। पुलिस की गाड़ी एक मोहल्ले से गुजर रही थी। तभी अचानक से एक कांस्टेबल ने कहा, गाड़ी रोको, रोको जल्दी। वो कांस्टेबल गाड़ी से उतरा और कहा, वो देखो उस घर में क्या लिखा है। सभी की नजरें एक अनजान मोहल्ले के अनजान घर की दीवारों में थी। उस दीवार में लिखा था, सियाराम यादव। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया और सियाराम यादव को SRY से जोड़ा। उस घर की बेल बजाई। घर का दरवाजा एक आदमी ने खोला। पुलिस ने उस आदमी से कहा, यह सियाराम यादव कौन है? क्या ये उसी का घर है? उस आदमी ने जवाब दिया, हां, ये घर उन्हीं का है। मैं उनका बहनोई हूं, पर वो अभी घर में नहीं है। पुलिस ने दोबारा सवाल किया, वो कहां गया है और उनकी उम्र क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, उनकी उम्र 32 साल के आसपास होगी। वो 3-4 दिन से गायब हैं। एक शादी में गए थे, तब से घर नहीं आए। लगता है कहीं काम से बाहर चले गए होंगे। पुलिस का दिमाग खनका। उन्होंने लाश की पूरी फोटोज उस आदमी को दिखाई। उस आदमी ने पहचान लिया कि ये सियाराम यादव की ही तस्वीर है। पूरे 4 दिन बाद पुलिस को पता चल चुका था कि मरने वाला आदमी सियाराम यादव है। सियाराम यादव के बहनोई ने
घबराते घबराते आगे बताया, सियाराम यहीं के एक ऑफिस में काम करता था, पैसे भी ठीक ठाक कमाता था। इनकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। ये यहाँ इस घर में रहते थे। साल भर में कभी कभी गांव जाया करते थे। 3 दिसंबर की रात को सियाराम के घर उनके 3 दोस्त आए थे, विक्की, सिकंदर और संदीप। इन तीनों के साथ सियाराम किसी शादी में गया था और तब से घर नहीं आया। 2 दिन बाद विक्की आया था और उसने कहा था कि सियाराम ऑफिस टूर में जा रहा है, आप लंच बॉक्स तैयार करके दे दीजिए। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस की टीम ने विक्की, सिकंदर और संदीप को उठाया। तीनों से उनकी झूठी कहानी सुनी। बाद में पुलिस ने तीनों की अलग अलग कायदे से खातिरदारी की। पुलिस की सख्ती के बाद तीनों दोस्त टूट गए और अपने जुर्म को कबूल करते हुए कहा, 3 दिसंबर की रात को मिलकर सियाराम यादव को खूब शराब पिलाई थी। जब वो नशे में आ गया तो तेज धार हथियार से उसको कई बार मारा। मारने के बाद उसके सर पर बड़ा सा पत्थर पटक दिया। फिर उसकी लाश को दिल्ली के मैदान में फेंक दिया था। आगे उन तीनों ने अपने दोस्त सियाराम यादव के मर्डर की वजह बताई। सियाराम अपने घर वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। उसके घर वाले भी उससे मतलब नहीं रखते थे। वो यहां अकेला ही रहता था। हम तीनों को ये बात मालूम थी। इसी बीच सियाराम ने यहां एक जमीन खरीदी थी जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। इसकी जानकारी केवल हम तीनों को ही थी क्योंकि हम लोग उसके अच्छे दोस्त थे। हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर इसे मार देते हैं तो इसकी खबर लेने कोई नहीं आएगा। हम तीनों उस जमीन को धोखाधड़ी से बेच देंगे और 20 लाख आपस में बांट लेंगे। इसीलिए पैसों के लालच की वजह से हम लोगों ने अपने दोस्त को मार डाला। अभी ये केस कोर्ट में है और तीनों दोस्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये थी कहानी SRY की, जिसकी हत्या उसके दोस्तों ने 20 लाख के लालच की वजह से कर दी थी। ना कोई सबूत था और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। पुलिस के पास बस एक टैटू का निशान और दर्जी के दुकान का टैग। 4 दिनों की नायाब इन्वेस्टिगेशन की मदद से दिल्ली के कंझावला पुलिस टीम ने SRY मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था।